गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर कक्षा 11 में मनोविज्ञान जो पाठ नंबर 3 है हमारा, वो तीसरे पाठ का हम जहाँ से बाकी है वहाँ से करते हैं कि दुर्गानंद सिन्हा का प्रतिमान। दुर्गानंद सिन्हा का प्रतिमान। दुर्गानंद सिन्हा ने बालक के विकास के मुख्य 3 विभाग किए हैं कि घर, विद्यालय और समवयस्क। यह प्रत्येक विभाग भारतीय बालक को शारीरिक, सामाजिक, अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया और बाह्य चेष्टाओं के लिए फलक प्रदान करता है। इसका व्याप आवास के स्थान के भौगोलिक, भौतिक और सामाजिक स्तर, जाति, धर्म, मान्यता और बालक को प्राप्त होने वाली सुविधाओं आदि तक माना जाता है। इन सभी पर्यावरणीय घटकों का प्रभाव बालक के विकास के प्रकट लक्षणों के रूप में दिखाई देता है। सर्वप्रथम बालक घर के संपर्क में आता है, इसलिए घर का स्थान, घर का प्रकार, रहने खेलने का खुलापन, सुविधाएं, खिलौने, घर के व्यक्ति और पड़ोसी आदि उसे प्रभावित करते हैं। फिर बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा होने पर विद्यालय जाता है, इसलिए विद्यालय का प्रकार, शिक्षा का माध्यम, शैक्षिक सुविधाएं, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक, अभ्यास के विषय और विषय शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध आदि का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसके अलावा विद्यालय के मित्र और पास पड़ोस के मित्र, उनकी प्रवृत्तियाँ, समवयस्क में होने वाली अंतरक्रिया, बचपन के अनुभव, बालक का नाम, उसे पहनने के लिए मिलने वाले कपड़े, घर और मित्रों में उसका स्थान और सम्मान, बालकों को मिलने वाला आहार, ये सब जो है वो मुद्दे बहुत ही प्रभावित करते हैं। इन घटकों का स्वतंत्र रूप से प्रभाव दिखाई नहीं देता, किंतु लगातार अंतरक्रिया के द्वारा इन घटकों का प्रभाव पड़ता रहता है तथा दूसरे मुद्दे इसके साथ गूंथ जाते हैं और अलग अलग प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है। अब उसके लिए आकृति जो थी वो उसके लिए आकृति दी है। अब उसमें पहला है कि सामान्य भौतिक वातावरण। जिस बालक का विकास हुआ हो उसका भौगोलिक वातावरण भी जानना आवश्यक है। ठंडा गर्म प्रदेश, पहाड़ी विस्तार, वन प्रदेश, रण प्रदेश आदि का प्रभाव स्वभाव, रहन सहन, विचार, काम करने की शक्ति पर पड़ता है। फिर है संस्थाकीय ढांचा। इस ढांचे में जाति, वर्ग आदि का समावेश होता है। जाति, वर्ग, धर्म आदि के कारण एक ऐसा पर्यावरण मिलता है कि जिसके कारण विशिष्ट भूमिका की अपेक्षा बनती है और उस व्यक्ति पर मर्यादाएं भी रखे और कुछ प्रवृत्तियों का निर्देश भी करता है। उदाहरण स्वरूप के विचर्ची जाति के लोगों हो तो उनके स्थायी रूप से शहर में रहने वाले लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार लोकशाही या तानाशाही परिवारों में पले ढले बालकों में भी व्यवहार का तरीका अलग अलग पाया जाता है। तीसरा है सामान्य सुविधाएं। व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, पौष्टिक आहार, पानी आदि की सुविधाएं बालक के शारीरिक, मानसिक विकास, तंदुरुस्ती को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति की अभिरुचि और अभियोग्यता के अनुसार उसे सुविधाएं मिले और प्रोत्साहन मिले तो व्यक्ति का विकास बहुत अच्छा होता है। सामान्य सुविधाएं व्यक्ति में विशेष बदलाव नहीं करती है, लेकिन व्यक्ति की अपनी शक्तियाँ और अभिरुचि के अनुसार का वातावरण न हो तो अनेक प्रकार की परेशानियाँ उपस्थित होती हैं। व्यक्ति का आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं और परिणाम स्वरूप व्यवहार निष्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप एक ही संस्था में पलने वाले बालकों को एक प्रकार का वातावरण मिलता है, किंतु सभी बालकों की अनुवंश समान न होने से उन पर समान प्रभाव नहीं होता है, इसलिए उनके विकास में भी भिन्नता होती है। व्यक्ति के जीवन काल के दौरान जैसे जैसे व्यक्ति की आयु अवस्थाएँ बदलती है वैसे वैसे पर्यावरण भी बदल सकता है। उदाहरण स्वरूप की बाल्यावस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी प्रत्येक अवस्था में उसके प्रश्न, उसकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक तथा शरीर में होने वाली जैविक बदलाव के कार्य पर्यावरण का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है। तदुपरांत जीवन काल के दौरान विद्यालय में प्रवेश, शिक्षा प्राप्त करना, विवाह करना, व्यवसाय प्रारंभ करना, संतानों का लालन पालन करना आदि स्तरों का भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ व्यक्तियों के जीवन में तलाक, व्यवसाय में परेशानी, आर्थिक परेशानी, परिवार के मुख्य व्यक्ति की मृत्यु जैसे संक्रांति के स्तर आते हैं। इस पर जैविक परिवर्तन तथा पर्यावरण के परिवर्तनों का संयुक्त प्रभाव होता है। विकास शून्यावकाश में नहीं होता है, वह हमेशा विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक
संदर्भ में ही निर्मित होता है। अब विकास को जानने के सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया प्रत्येक बालक में लगभग समान पाई जाती है। उसकी एक निश्चित प्रणाली होती है। बालक की जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे विकास के स्तर का उद्भव होता है। विकास क्रमानुसार होने के कारण विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अलग अलग वैज्ञानिकों के मत अनुसार अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं। पहला है कि जीन पियाजे का बोधात्मक विकास का सिद्धांत। जन्म के बाद बालक प्रारंभ में थोड़े समय आसपास की दुनिया से अलिप्त रहता है। हालांकि गर्भ के वातावरण से बाहर आने पर वह रोता है। यही बताता है कि बाहर का वातावरण उसे प्रभावित करता है। घर के व्यक्तियों के साथ की आंतरक्रियाओं के द्वारा बोधात्मक विकास शीघ्रता से होता है। व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत बोधात्मक विकास की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे उसके सिद्धांत में विकास की प्रस्तुति बहुत ही मननीय है, जिसमें उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है कि पहला हिस्सा जो उम्र का और स्तर और लक्षण है। तो जन्म से 2 वर्ष तो वो स्तर कौन सा होगा? संवेदनात्मक कारक स्तर है। उनके लक्षण कैसे होंगे? जन्म से केवल प्रतिक्षिप्त क्रिया करने वाला बालक प्रतिक्रियात्मक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। उससे होने वाले संवेदनात्मक अनुभवों को भौतिक क्रियाओं के साथ संकलित करके दुनिया को पहचानता है और पदार्थ स्थायी होते हैं यह विचार करता है। 2 से 7 वर्ष का होता है तो वो पूर्व क्रियात्मक स्तर हुआ उसका। तो उसमें लक्षण बालक के विचार अहम केंद्रित होने से वह दूसरे के दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं देता है। बालक दुनिया को शब्दों और प्रतिमाओं के द्वारा निर्देशित करके उसके द्वारा दुनिया को समझना प्रारंभ करता है। फिर 7 से 12 साल का होता है तो वो मूर्त यानी कि पदार्थ लक्ष्य क्रियात्मक स्तर बनता है उसका। उसके लक्षण मूर्त पदार्थों और घटनाओं के संबंध में तार्किक रूप से सोच सकता है और समझ सकता है। पदार्थों का अलग अलग समूहों में वर्गीकरण कर सकता है। बिल्कुल उसी पदार्थ में बदलाव होने के बावजूद उसके कुछ लक्षण वही के वही रहते हैं, यह समझ प्राप्त होती है। 12 वर्ष से आगे हो तो वो अमूर्त क्रियात्मक स्तर है उसका, जिसके लक्षण बालक अमूर्त विचार कर सकता है। उसमें तार्किक और व्यवस्थित तथा चिंतनात्मक विचार शक्ति का विकास होता है। अब उसके बाद जो है संवेदनात्मक कारक स्तर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।